Hello everyone, today we are going to read about Unit 6 functions. Right? So ये आपका थ्योरी का लास्ट टॉपिक है और फिर इसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे. राइट? Let's get started. So here we go. Okay, starting with your chapter. The very first point of your chapter, according to the syllabus issued by CCSE, right? Which is basic types of function. तो बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले हम फंक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है. ये एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, बिकॉज ये छोटी सी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जो यूनिट फर्स्ट था वहां पे ये पढ़ाया गया था कि फंक्शंस क्या होते हैं. फिर मैं आपको बता देती हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं. फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो डिजाइन किया जाता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने के लिए. अब वो स्पेसिफिक टास्क कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ यूजर. और जो फंक्शन होता है उसकी जो कोडिंग होती है वो पहले से ही हो चुकी होती है या फिर वो यूजर के द्वारा की जाती है, पर लेकिन उसको प्रोग्राम में यूज करने से पहले वो कोड कर चुका होता है. उसका जो कोडिंग होती है वो उसके अंदर ही होती है, उस फंक्शन के नाम के अंदर ही होती है उसकी कोडिंग. जैसे कि आप ऐड टू नंबर्स का कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उसकी हम कोडिंग लिखते हैं, राइट? पर अगर कोई फंक्शन है जैसे कि मेन जो एक फंक्शन होता है, मेन जो होता है वो एक फंक्शन है और उसकी जो कोडिंग है वो उसी के अंदर की गई है, राइट? वो हमको नजर नहीं आती है, पर लेकिन अगर हम उसको लिखेंगे ना कि मेन विद ब्रेसेस, तो जो हमारा कंपाइलर है वो समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया है और इसको अब हमें स्टार्ट करना है प्रोग्राम को. और जो कोई भी प्रोग्राम होता है सी का, उसमें कम से कम एक फंक्शन तो होना ही चाहिए जो कि मेन का फंक्शन होता है. बाकी उससे ज्यादा आप फंक्शन यूज कर सकते हैं. टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट? अब व्हाट आर लाइब्रेरी फंक्शंस? लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो सी की लाइब्रेरी में पहले से होते हैं और वो प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि इनका मतलब जो होता है वो कंपाइलर को पहले से ही पता होता है, आपको इनको डिक्लेयर नहीं करना होता, बस आपको इनको यूज करना होता है, राइट? प्रिंट एफ, मेन, स्कैन एफ, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद होते हैं, जिनका मतलब भी कंपाइलर को पहले से ही पता होता है. आपको इनको यूज करने के लिए बस इनकी लाइब्रेरी यानी कि इनकी हेडर फाइल्स प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होती है, राइट? तो बस लाइब्रेरी फंक्शंस वो होते हैं जो कि सी की लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद होते हैं और जिनका मतलब पहले से ही डिफाइन होता है, राइट? और उनको हम किसी और फंक्शन के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं. उनको बस उसी फंक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं जो उनका काम उसमें डिफाइन किया गया है. हाँ, यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जिनको यूजर क्रिएट करता है, राइट? जो फंक्शंस यूजर के द्वारा क्रिएट करे जाते हो अपने किसी भी काम को आसान बनाने के लिए. आप फंक्शन तभी तो बनाते हैं ना ताकि आपको कोई बहुत लंबा सा कोड ना लिखना पड़े, बस उसका एक छोटा सा नाम लिखना पड़े. ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो होता है वो बनाया ही इसलिए जाता है ताकि जो फंक्शन है उसमें प्रोग्राम है उसमें जो आपको कोई फंक्शन ऐसा यूज करना हो जहाँ पे आप पूरा कोड नहीं लिख सकते हैं, खाली एक नाम डाल देंगे तो वो पूरा वही फंक्शन वहाँ पे यूज हो जाएगा. ओके, यूजर डिफाइंड फंक्शन वही होता है. तो यूजर कैन क्रिएट देयर ओन फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टास्क ऑफ द प्रोग्राम. दीज टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड user defined functions. To create and use these functions we should know about following three things. Okay, in इस टाइप के फंक्शन को आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस. उन्हीं फंक्शंस को यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहा जाता है जिनको यूजर अपने किसी काम के लिए बनाता है, राइट? और उसको यूज करने के लिए या क्रिएट करने के लिए आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए: फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉल. तो भी लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है जो कि सी की लाइब्रेरी में पहले से है, आपको उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उनको यूज करना है एक हेडर फाइल डालकर प्रोग्राम में. और यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो आपको खुद से डिफाइन करने होते हैं अपनी किसी काम को कराने के लिए और जो कि आपकी सी की लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है. Function definition. Now it consists of the whole description and code of the function. It tells what the function is doing and what are its inputs and outputs. It consists of two parts, function header and a function body. Function definition जो होता है उसमें definition, right? तो definition यानी कि define कर रहा है, मतलब पूरा नाम से ही पता चल रहा है. फंक्शन डेफिनेशन जो होता है उसमें जो फंक्शन का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है
और पूरा उसका कोड लिखा हुआ होता है, यानी कि उसका क्या काम होगा, उसके क्या इनपुट्स होंगे और उन इनपुट्स के लिए वो क्या आउटपुट देगा, वो उसमें सब कुछ होता है, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, राइट। ये जो आपका फंक्शन डेफिनेशन होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं, फंक्शन हेडर एंड अ फंक्शन बॉडी। इसका ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स यानी कि लिखने का तरीका। रिटन टाइप फंक्शन नेम, टाइप 1 आर्ग्यूमेंट 1, टाइप 2 आर्ग्यूमेंट 2, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, रिटन एक्सप्रेशन। अभी इसका ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि क्या चीज क्या है। द फर्स्ट लाइन इन द फंक्शन डेफिनेशन नोन एज द फंक्शन हेडर एंड आफ्टर दिस द बॉडी ऑफ फंक्शन इज रिटन एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस। ये जो है ये फंक्शन का हेडर है। ओके, ये जो फर्स्ट लाइन होती है ये फंक्शन की हेडर होती है और इसके नीचे वाली जो लाइन होती है ये फंक्शन की बॉडी होती है। हेडर यानी कि ये चेंज नहीं किया जा सकता। किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाना है, तो उसके लिए आपको हेडर यही रखना होगा। यानी कि यहाँ पे आप इसको बस टाइप अपनी मर्जी से डालेंगे, फंक्शन का नाम अपनी मर्जी से डालेंगे, और ये टाइप जो आप यूज कर रहे हैं whether it is integer, character, float or argument, string, parameters, the return type denotes the type of the value that will be entered by returned by the function, right? तो return type में आप जो value फंक्शन रिटर्न करने वाला है, आप फंक्शन में जो वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, इस वैल्यू के लिए आप उसको यूज करने वाले हैं, वो वैल्यू का टाइप क्या होगा, राइट। आप लोग जानते हैं कि सी प्रोग्राम में किसी भी वैल्यू को लिखने से पहले आपको उसका टाइप डिक्लेयर करना होता है ना। और उस टाइप के ही अकॉर्डिंग आपको उसमें वैल्यू डालनी होती है। अगर आपकी वैल्यू उस टाइप से डिफर होगी तो एरर शो करेगा। फंक्शन नेम, फंक्शन c underscore name specifies the name of the function and it can be any valid c identifier। फंक्शन का नाम वही उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। जब आपको फंक्शन यूज में लेना हो तब आप उसका खाली नाम डाल के उसको यूज में ले सकते हैं, राइट। और इसका जो नाम होता है वो कोई भी सी का वैलिड आइडेंटिफायर हो सकता है। After function name, the argument declaration are given in the parenthesis, which mention the type and name of the argument। अभी फंक्शन के नाम के बाद आपका उसको टाइप डिक्लेयर करना होगा और उसकी आर्गुमेंट डिक्लेयर करनी होगी। The body of function is a compound statement which consists of declaration of variable and a statement followed by an optional return statement। ये रिटर्न एक्सप्रेशन जो है ये ऑप्शनल है। तो फंक्शन डेफिनेशन ऑफ रोल ओवर यही है कि पहले आपको उसका टाइप लिखना होगा फंक्शन का, फिर फंक्शन का नाम लिखना होगा, फिर पेरेंथेसिस में आपको आर्गुमेंट डिक्लेयर करना होगा, पहले उसका टाइप लिखना होगा, फिर आर्गुमेंट का नाम लिखना होगा। उसके बाद आप अपनी बॉडी लिखेंगे जिसमें आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसमें स्टेटमेंट डालेंगे और फिर उसके बाद ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, नहीं तो इट्स योर चॉइस कि आपको ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। स्टेटमेंट जो होती है ये प्रिंट करवाने के लिए होती है आउटपुट के तौर पे, राइट। नेक्स्ट, function call। A function is called by simply writing its name followed by the argument list inside the parentheses। ओके, फंक्शन का जो कॉल है वो एक तरीके से फंक्शन कॉल जो होता है वो उसको बुलाने के लिए, यानी कि फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए जब हम जिस भी चीज का यूज करते हैं, जिस भी प्रोसेस को हम यूज करते हैं, दैट इज नोन एज फंक्शन कॉल। और फंक्शन को कॉल करने के लिए आप उसको सिंपली बुला सकते हैं फंक्शन के नाम से और उसकी आर्गुमेंट पैरेंथेसिस में लिखकर। These arguments, argument 1, argument 2 are actual arguments। ये जो argument 1 और argument 2 है ये actual arguments हैं। actual arguments यानी कि ये real वाली values हैं। okay, here function name is known as the call function while the function in which this function call is placed is known as the calling function। ये जो function name है इसको call function कहते हैं और जिस फंक्शन में ये फंक्शन कॉल बुलाई जा रही है उसको कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। यानी कि जिस फंक्शन ने इस फंक्शन को बुलाया है उसको कॉलिंग फंक्शन कहेंगे। द फंक्शन इन विच दिस फंक्शन कॉल इज प्लेस्ड इज नोन एज द कॉलिंग फंक्शन। जिस फंक्शन के लिए इस फंक्शन को बुलाया जा रहा है उसको कॉलिंग फंक्शन कहेंगे। आई नो दिस इज थोड़ा सा ऐसे चक्कर से आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर पहले से पढ़ लीजिए फिर लास्ट में थोड़ा सा इसका रिकैप थोड़ा सा दे देंगे। Function declaration: the calling function needs information about the call function।
राइट। कॉलिंग फंक्शन को कॉल फंक्शन की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो इफ डेफिनेशन ऑफ द कॉल फंक्शन इज प्लेस बिफोर द कॉलिंग फंक्शन देन डिक्लेरेशन इज नॉट नीडेड। अगर किसी भी कॉलिंग फंक्शन से अगर आप कॉल फंक्शन की डेफिनेशन ऊपर दे देते हैं, राइट, कॉलिंग फंक्शन से कॉल फंक्शन की डेफिनेशन जब आप ऊपर दे देते हैं तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है। यानी कि आपने पहले अपना एक यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपने उसको यूज किया, तो फिर आपको डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती है। पर ये पर अगर आप उसको बिना डिफाइन करने के बाद उसको आपने डिफाइन कहीं और किया है, फिर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो डिक्लेरेशन की जरूरत होती है। मैं आपको ये समझाना चाह रही थी यहाँ पे, जैसे ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन, उस वजह से ये समझा रहा था। But generally the function main is placed at the top and all the other function are placed after it. In this case function declaration is needed. पर लेकिन जनरली क्या होता है कि जो मेन फंक्शन होता है वो टॉप पर होता है और उसके बाद जितने भी फंक्शंस होते हैं वो प्लेस होते हैं, तो इस केस में फंक्शन डिक्लेरेशन की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे मेन की जगह पर आप अपना फंक्शन को डिफाइन कर देते तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। द फंक्शन डिक्लेरेशन इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शन प्रोटोटाइप एंड इट इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट द फॉलोइंग फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है वो प्रोटोटाइप भी होती है। प्रोटोटाइप यानी कि जहाँ से उसको हम यूज करने वाले हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो मैंने यहाँ पे डाली थी, जब हमने प्रिंट एफ यूज किया था लेकिन उसकी हेडर फाइल नहीं डाली थी तो उसमें प्रोटोटाइप एरर आया था, राइट। यानी कि आपने फंक्शन तो यूज कर लिया, उसकी हेडर फाइल नहीं है। तो उसी तरीके से जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो प्रोटोटाइप होता है, यानी कि वो उसकी एक तरीके से हेडर की फाइल हो गई। तो जो डिक्लेरेशन होता है वो कंपाइलर को फंक्शन के नाम के बारे में बताता है, उसके कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं और आर्ग्यूमेंट्स के टाइप क्या क्या है उनके बारे में बताता है, राइट। ये वाली पॉइंट है ये। एंड टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन, और जो फंक्शन में किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करी जा रही है वो उसके बारे में बताता है। A function declaration informs the compiler that the function with these features will be defined and used later in the program. जो फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो कंपाइलर को ये बताता है कि इस तरीके का एक फंक्शन डिफाइन किया गया है और प्रोग्राम में वो आगे जाके यूज किया जा सकता है, और जब वो यूज हो तो आप वैलिड आउटपुट ही शो कराना। इसका सिंटेक्स क्या होता है? रिटर्न टाइप फंक्शन नेम टाइप 1 आर्गुमेंट 1 टाइप 2 आर्गुमेंट 2। किसका सिंटेक्स है ये? फंक्शन डिक्लेरेशन का। नाउ व्हाट आर पैरामीटर्स? एक बार फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन जो होती है वो पूरा प्रोसेस होता है, पूरी कोडिंग होती है आपकी फंक्शन की। यहाँ पे आपके फंक्शन का टाइप होगा, नाम होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगी, और फिर जिसको हम हेडर फंक्शन बोलते हैं, और फिर उसके बाद बॉडी ऑफ अ फंक्शन होगी जिसमें आपकी पूरी डिक्लेरेशन होगी वेरिएबल्स की, फिर स्टेटमेंट होगी, फिर रिटर्न एक्सप्रेशन होगा। ये क्या हो गई? फंक्शन डेफिनेशन। और फंक्शन कॉल में क्या होता है, जब आपको वो फंक्शन बुलाना होता है, ठीक है ना, कहीं यूज करने के लिए जब आपको फंक्शन बुलाना होता है तो आप फंक्शन कॉल करते हैं, तो उसको फंक्शन कॉल कहते हैं। फंक्शन कॉल करने के लिए आप सिंपल फंक्शन का नाम लिखेंगे और आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, वो भी पैरेंथेसिस में। फंक्शन डिक्लेरेशन क्यों किया जाता है? ताकि आप कंपाइलर को ये बता सकें कि हम इस टाइप का फंक्शन यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो यहाँ पे कोई एरर शो ना हो और आप वैलिड आउटपुट दो। उसकी सिंटेक्स क्या होती है? रिटर्न टाइप फंक्शन नेम टाइप 1 आर्ग्यूमेंट 1, यानी कि पूरी हेडर फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन में जो हेडर फंक्शन था ये वही है, करेक्ट। नाउ coming to parameter, the calling function sends some values to the call function for communication. These values are called arguments or parameters. जब कोई कॉलिंग फंक्शन जब कोई कॉल्ड फंक्शन किसी कॉलिंग फंक्शन को बुलाता है, तो जो कॉलिंग फंक्शन होता है वो कोई वैल्यू सेंड करता है कॉल फंक्शन को कम्युनिकेशन बनाने के लिए, तो उन्हीं वैल्यूज को हम आर्ग्यूमेंट्स या फिर पैरामीटर्स कहते हैं, राइट। द वेरिएबल्स दैट आर डिफाइंड व्हेन द फंक्शन इज डिक्लेयर्ड आर नोन एज पैरामीटर। जो वेरिएबल जब डिफाइन किए जाते हैं, जब फंक्शन डिक्लेयर होता है, उनको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं, राइट। ये पैरामीटर्स की डेफिनेशन चल रही है। तो पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन में यूज करे जाते हैं, जैसे कि इंट एक्स, और एक्स की वैल्यू आपने 10 रख दी, एक्स की वैल्यू आपने
10 रख दी। ये आपके वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आपने टाइप बताया int, यहाँ पे आर्गुमेंट 1 बताया x, टाइप 2 बताया, ये भी int हो गया, आर्गुमेंट 2 बताया आपने y। ओके, और फिर आपने उसको डिक्लेयर किया कि x इज इक्वल टू 10 है एंड y इज इक्वल टू 20 है। तो जो 10 और 20 है आपने फंक्शन डेफिनेशन में डिक्लेयर किया है, ये पैरामीटर्स होते हैं। और जो फंक्शन के डिक्लेरेशन में यूज किए जा रहे हैं, एक्चुअल फंक्शन के डेफिनेशन में यूज किए जा रहे हैं, दैट आर नोन एज एक्चुअल पैरामीटर्स। दीज आर एक्चुअल वैल्यूज सेंड टू द कॉल्ड फंक्शन। ये एक्चुअल वैल्यूज होती है डेफिनेशन की, जो अगर कोई कॉल्ड फंक्शन उसको बुलाता है तब यही ही वैल्यूज उसको सेंड की जाती है। ओके, यही वैल्यूज किसको सेंड की जाती हैं? जब कोई फंक्शन उस वाले फंक्शन को बुलाता है जब जो आपने डिफाइन किया हो पहले से, यानी कि अभी हमको यूज करना है। अभी हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया था int x, अभी हमको int x और int y यूज करना है, तो हमने वहां पे हमको सिर्फ इतना लिखना होगा, रिटर्न टाइप int, फंक्शन नेम आपने से कुछ भी सम ऐड माइनस कुछ भी रख दिया आपने। ओके, आपने ऐसे रख के और फिर आपने बुलाया, आपने सेम ये फाइल डालेंगे और वो आ जाएगा। तो x की वैल्यू वहां पे 10 आएगी और y की वैल्यू 20 आएगी, राइट हो। ना फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? दे जस्ट होल्ड द वैल्यूज दैट आर सेंड बाय द कॉलिंग फंक्शन। अभी आपने कॉलिंग फंक्शन पे वैल्यू भेज दी, कॉलिंग फंक्शन पे x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, और फिर उसने क्या करा, अपने अंदर ही कोड के अंदर ही उसकी वैल्यू चेंज करी अपने सहूलियत के लिए, अपने यूज के लिए। उसने x को 20 कर दिया और y को 10 कर दिया। तो वो वाली जो वैल्यूज है उनको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं, राइट। अभी x की वैल्यू 20 होगी और y की वैल्यू 10 होगी, that are known as formal parameters. In C, we can pass parameters in two different ways. These are called by value and called by reference. अभी आपको पैरामीटर्स को पास करने का तरीका बताया है, और वो दो तरीके से होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इन्हें भी देख लेते हैं। Call by value. The value of the actual parameter is copied into the formal parameters. In other words, we can say that the value of the variable is used in the function in the call by value method. Call by value में जो क्या होता है कि जो actual parameter की जो value होती है, यानी कि x की value 10 थी, तो वही वाली वैल्यू आपके फॉर्मल पैरामीटर में भी हो जाती है। फॉर्मल पैरामीटर यानी कि आपने जो अपने नए वाले फंक्शन में नीचे डिफाइन किया था ना, इसमें आपने वैल्यू चेंज कर दी थी, पर उसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसमें वैल्यू वही ही रहती है, सेम वैल्यू उठ के आ जाएगी, चेंज नहीं होगी। उसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर। हम एक्चुअल पैरामीटर को फॉर्मल पैरामीटर से चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि अगर आपने नए वाले अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में पैरामीटर्स को चेंज कर दिया, वैल्यूज को चेंज कर दिया, तो वो वैल्यूज खाली उतने टाइम के लिए ही चेंज रहेंगी, जब वो वापस से कहीं और यूज होंगी तो उनकी वैल्यू वही हो जाएगी जो पहले से गिवन थी। x की वैल्यू 10 थी तो वो 10 ही रहेगी, y की वैल्यू 20 थी वो 20 ही रहेगी, राइट। Actual and formal arguments are created at the different memory location. एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर बनाए जाते हैं, यानी कि एक्चुअल वाला उसने पहले बना लिया, वो पहले उसने स्टोर कर लिया कि इसकी वैल्यू यही ही रहेगी, और फॉर्मल वैल्यू के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए उसने अलग लोकेशन बनाई, ये दिखाने के लिए कि ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली जो वैल्यू है वो खाली इसी प्रोग्राम के लिए यूज की जाएगी। आगे अगर वो कहीं पे इस वैल्यू को यूज करते हैं किसी और प्रोग्राम में, तो हम वही वाली वैल्यू देंगे, x इज इक्वल टू 10 वाली और y इज इक्वल टू 20 वाली। अगर आपने प्रोग्राम में अपनी वैल्यू चेंज कर दी है तो वो एक्चुअली में चेंज नहीं होगी, वो खाली आपके थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज होगी। अगर आप उसको कहीं और यूज करेंगे तो वो चेंज नहीं मिलेगी। कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जो एड्रेस होता है वेरिएबल का वो पास कर दिया जाता है। The value of the actual parameter can be modified by changing the formal parameter since the address of the actual parameter is passed. इसमें क्या होता है, जब आपका कोई कॉल्ड फंक्शन है उसकी वैल्यू आपने कॉलिंग फंक्शन को दी, अब भाई जब बुला रहा तो देनी पड़ेगी। कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस जो होता है वो पूरा पास कर देता है, वो पूरा का पूरा एड्रेस उठा के कॉल्ड फंक्शन को दे देता है।
और जब वो एड्रेस दे देता है तो अगर आपने प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम के थ्रू आउट आपने अपने वेरिएबल को, अपने पैरामीटर को चेंज किया तो वो चेंज एक्चुअल पैरामीटर में भी आ जाएगा, क्योंकि आपने उसका एड्रेस ही चेंज कर दिया है, आपने उसका एड्रेस ही पास कर दिया है उसको, तो वो उसके एड्रेस पे अगर वो चेंज करेगा तो वो ग्लोबली चेंज हो जाएगा। The value of the actual parameters can be, sorry, actual and formal parameters are created at the same memory location. इसी वजह से एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर्स एक ही मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, इसी वजह से खाली एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। उसके पास पहले x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 20 थी। एक्चुअल पैरामीटर में, फॉर्मल पैरामीटर में आपने x की वैल्यू 20 कर दी, y की वैल्यू 10 कर दी, तो फिर वो चेंज नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसके पास एक ही मेमोरी लोकेशन है, तो उसने अब एक्चुअल की भी और फॉर्मल की भी वही वैल्यू कर दी। ओके, समझ आया? नहीं आया? थोड़ा बहुत तो आया ही होगा। तो तो थोड़ा सा और थोड़ा सा डीपली समझाते हैं। कॉल बाय वैल्यू जो होती है उसमें वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो खाली दूसरा वाला फंक्शन यूज कर सकता है, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता, वो वही ही रहेगी। अगर आप उसको कहीं और यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू वही उठ कर आएगी। एक्स की वैल्यू 10 है, ये सपोज आपने एक्स की वैल्यू 10 रखी, वाई की वैल्यू 20 रखी, आपने कॉल बाय वैल्यू से फंक्शन को भेज दिया। ओके, उसने कॉल किया, आपने उसको भेज दिया, पैरामीटर आपने पास कर दिया। फिर क्या होगा कि x की वैल्यू उसने अगर अपने प्रोग्राम में चेंज करने की कोशिश करी, उसने चेंज कर लिया, पर लेकिन अगर अब कोई और बंदा x की वैल्यू यूज करेगा तो उसको 10 ही मिलेगी, या फिर वो अगर वापस अपने वाली जगह पर जाएगी, वो प्रोग्राम जब खत्म होगा तो उसकी वैल्यू x की फिर से 10 हो जाएगी, राइट। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, क्योंकि वो पूरा एड्रेस ही पास कर देता है, कॉल बाय वैल्यू में खाली वैल्यू पास होती है, कॉल बाय रेफरेंस में पूरा एड्रेस ही पास कर दिया जाता है। तो जो आपने चेंज किया है, कोई भी मॉडिफाई किया है फॉर्मल पैरामीटर में, वो चेंज आपका एक्चुअल पैरामीटर में भी शो करेगा, राइट। अगर आपने x की वैल्यू 10 रखी थी, y की वैल्यू 20 रखी थी एक्चुअल पैरामीटर में, और फॉर्मल पैरामीटर में आपने 20 कर दी और 10 कर दी, तो एक्चुअल पैरामीटर में भी वही हो गई, वो चेंज नहीं होगी कॉल बाय रेफरेंस से। क्यों? क्योंकि आपने उसका एड्रेस पास किया था, उसकी वैल्यू पास नहीं की थी। नाउ स्कोप ऑफ द वेरिएबल। स्कोप क्या होता है? A scope is a region of the program, and the scope of variable refer to the area of the program where the variables can be accessed after its declaration. That variable cannot be accessed beyond that region. इससे आपको क्या समझ आया? स्कोप जो होता है एक प्रोग्राम का रीजन होता है, और जो स्कोप एक वेरिएबल का क्या होता है, स्कोप अपने पहले स्कोप देख लीजिए। स्कोप एक प्रोग्राम का रीजन होता है, और स्कोप ऑफ वेरिएबल वो एरिया होता है प्रोग्राम का जहाँ पे आप गिवन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल, तभी तो आप प्रोग्राम में उसको यूज करेंगे। आपने प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया, फिर उसको यूज आप कहाँ, किस किस प्लेस पे, किस किस एरिया तक कर सकते हैं, वो स्कोप ऑफ वेरिएबल कहलाता है, राइट। लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो फंक्शन ब्लॉक के बाहर, सॉरी फंक्शन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। फंक्शन ब्लॉक के पेरेंथेसिस जो होते हैं ना, कर्ली ब्रेसेस, उनके अंदर जो डिक्लेयर किया जाता है वो लोकल वेरिएबल होता है। लोकल स्कोप वही होता है, और लोकल स्कोप ऑफ ब्लॉक इज कलेक्टिव प्रोग्राम स्टेटमेंट प्लेस एंड डिक्लेयर्ड विद इन the function of block. Variables declared in this block are termed as local variable. The local variable cannot be accessed outside this block, right? तो लोकल वेरिएबल उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर करे जाते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला जो एरिया होता है वो लोकल स्कोप होता है। आप वहां पे लोकल वेरिएबल यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और वहां पे जो वेरिएबल डिक्लेयर करे जाते हैं वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। और लोकल वेरिएबल को आप उस कर्ली ब्रेसेस, उस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उनको यूज करेंगे, एरर शो होगा, काम खत्म। नेक्स्ट, ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करे जाते हैं। उसको आप फंक्शन ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल स्कोप वही जगह होती है जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन, क्योंकि बाहर करा जाता है, तो ग्लोबल स्कोप पूरी की पूरी
क्या बोलते हैं, टॉप से बॉटम तक का प्रोग्राम जो है वो पूरा ग्लोबल स्कोप हो जाएगा, ठीक है ना। These variables hold their values all through the end of the program and are accessible within any of the functions defined in your program. Any function can access variables defined within the global scope, right? आप इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा पता चल जाएगा। बाकी मैंने तो आपको समझा ही दिया, आप उसको स्टार्टिंग से एंड तक कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका जो स्कोप है वो पूरा प्रोग्राम होता है, स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा एरिया होता है। Next is storage classes. Okay, so storage classes in C are used to determine the lifetime, visibility, memory location, and initial value of a variable. There are four types of storage classes. स्टोरेज क्लासेस जो होती हैं वो इसलिए यूज की जाती हैं ताकि हम किसी भी वेरिएबल की लाइफ टाइम, विजिबिलिटी यानी कि वो कहाँ कहाँ हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, स्कोप क्या है उसका, मेमोरी लोकेशन वो कहाँ पे स्टोर कराया गया है, एंड इनिशियल वैल्यू उसकी पहली वैल्यू क्या होगी अगर हम उसमें कोई वैल्यू इनपुट ना करें तो वो क्या शो करेगा। ये सब हमको स्टोरेज क्लासेस बताती हैं। और स्टोरेज क्लासेस जो होती हैं वो फोर टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोमेटिक, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है ऑटोमेटिक यानी कि वो खुद से आ जाती हैं। ये जो ऑटोमेटिक क्लास होती है ये किसी भी लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है। इस क्लास अगर आपने किसी वेरिएबल पे कोई क्लास डिक्लेयर नहीं करी है तो डिफॉल्टली उसकी जो क्लास होगी वो ऑटोमेटिक हो जाती है। The auto storage class is the default storage class for all local variables. It can only be used within functions that is local variables. जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास होती है वो डिफॉल्ट सेटिंग में वो डिफॉल्ट होती है कि अगर किसी की क्लास अगर डिक्लेयर नहीं की जाती है तो उसकी क्लास ऑटोमेटिक ही होगी। और ये जो है फंक्शन के विद इन ही आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि लोकल वेरिएबल। ओके, इंट ए ऑटो इंट बी, ये पैरेंथेसिस के अंदर बंद है। अगर यहाँ पे आपने ऑटो नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई क्लास नहीं है, इसकी स्टोरेज क्लास भी ऑटो ही है। Now second is register. The variable defined as the register is allocated the memory into the CPU register depending upon the size of the memory remaining in the CPU. We cannot use AND operator for them. The access time of the register variables are faster. रजिस्टर्स जो होते हैं उनको जो मेमोरी गिवन दी जाती है, स्पेशली इसका नाम रजिस्टर जो है वो इसी ही वजह से है क्योंकि जो सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं वहां पे इसको मेमोरी दी जाती है और इसको मेमोरी उस साइज के उसका जो साइज होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेमोरी में कितना साइज बचा है। और इन रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस पे हम एंड ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते और इनको एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, राइट। स्टैटिक स्टैटिक जो होता है वो स्टैटिक स्टोरेज क्लास जो होती है वो किसी की वेरिएबल की वैल्यू मल्टीपल फंक्शन कॉल्स में होल्ड कर सकती है। उसकी जो वैल्यू है आप उसको कितनी भी बार डिक्लेयर कर सकते हैं पर वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू देती है, यानी कि a इज इक्वल टू 10, फिर बाद में 20 कर दिया, फिर बाद में 30 कर दिया, वो हो सकती है पर लेकिन आप a इज इक्वल टू 10 20 30 एक टाइम पर नहीं कर सकते, राइट। एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या होता है, स्टोरेज क्लास जो होती है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वो कंपाइलर को ये बताती है कि एक स्टोरेज क्लास है एक्सटीन, नाम इसका कीवर्ड है एक्सटीन, वो डिक्लेयर किया गया है एक्सटर्नल लिंकेज के द्वारा, क्योंकि एक्सटीन जो है वो एक्सटर्नल लिंकेज ही बताता है और उसका जो इनिशियलाइज है यानी कि वो मतलब डिक्लेयर तो हो गया फंक्शन के अंदर पर, लेकिन उसका जो इनिशियलाइज है वो आपको ग्लोबली मिलता है। आप उसको फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करना मतलब कि आप उसको वैल्यू देना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। a इज इक्वल टू 10 ये इनिशियलाइजेशन होता है और उसको इनिशियलाइज आप ग्लोबली ही करते हैं, फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते। आप उसको यूज फंक्शन के अंदर कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल वाले स्टोरेज क्लास होती है आप उसको फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं पर उसको इनिशियलाइज आप हमेशा ग्लोबली ही करेंगे। If a variable is declared as external, then the compiler search for that variable to initialize somewhere in the program, which may be external or static. If it is not, then the compiler will show an error.
आपने एक वेरिएबल एक्सटर्नल से डिक्लेयर कर दिया, फिर जो कंपाइलर होगा वो एक्सट्रीम या फिर स्टैटिक के नाम से उसको सर्च करेगा, और अगर वो उसको नहीं मिला थ्रू आउट द प्रोग्राम, और वो उसको बाहर ही सर्च करेगा, बाहर ही ग्लोबली ही सर्च करेगा, वो उसको किसी भी फंक्शन के अंदर सर्च नहीं करेगा, राइट। और अगर उसको नहीं मिलता है तो वो एरर शो करेगा। देखिए यहाँ पे इंट मेन, ये पैरेंथेसिस के अंदर, यानी कि एक फंक्शन ब्लॉक के अंदर आपने एक्सट्रीम को डिक्लेयर कर दिया है, पर लेकिन आपने इसको इनिशियलाइज पैरेंथेसिस के बाहर करा है, राइट। अगर आपने इसको इनिशियलाइज पैरेंथेसिस के अंदर किया होता तो वो एरर शो करता, ठीक है। दिस विल गोइंग टू शो आउटपुट 20, और वो आउटपुट 20 ही दिखाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे प्रिंट कर पाया है, राइट। हाँ, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने पढ़ाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, राइट। तो स्टोरेज क्लास ऑटो, ये इनके कीवर्ड्स वाले ही नाम है, ओके। इनका नहीं तो रियल नाम इसका ऑटोमेटिक है और इसका एक्सटर्नल है, बाकी कीवर्ड के तौर पे जब आप इनको यूज करते हैं तो आप यही लिखेंगे। इसका स्टोरेज प्लेस रैम होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है। स्कोप इसका लोकल होता है, यानी कि विजिबिलिटी इसकी लोकल होती है, आप इसको फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम इसका विद इन द फंक्शन होता है। रजिस्टर जो मैंने बताया था ना, रजिस्टर्स में स्टोर होता है, इसकी वैल्यू गार्बेज वैल्यू ही होती है, इसके स्कोप भी लोकल ही होता है, ये भी फंक्शन के अंदर ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। स्टैटिक, इसकी भी स्टोरेज प्ले सॉरी स्टोरेज प्लेस रैम होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अगर आपने स्टैटिक स्टोरेज क्लास की कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, इनिशियलाइजेशन नहीं किया, तो उसकी वैल्यू अगर आप प्रिंट करेंगे तो 0 प्रिंट होगी। इसका भी स्कोप लोकल होता है, पर लेकिन ये मल्टीपल फंक्शन कॉल्स के टाइम पे अपनी वैल्यू लेता रहता है। एक्सटेंड का भी स्टोरेज प्लेस रैम होती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, बात इसका स्कोप ग्लोबल होता है, ये ग्लोबली ही क्या किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम। और ये टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम क्यों, क्योंकि ये पूरा ही ग्लोबली चलता है, राइट। नेक्स्ट इज रिकर्जन एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इनफैक्ट दिस सब्जेक्ट। Recursion is the process of repeating items in a self-similar way. Self-similar मतलब कि एक जैसे. In programming language, if a program allows you to call a function inside the same function, then it is called a recursive call of the function. जब किसी प्रोग्राम में किसी फंक्शन के अंदर आपको किसी फंक्शन को कॉल करने की परमिशन दे दी जाती है, तो उसको रिकर्सिव कॉल ऑफ द फंक्शन कहते हैं, यानी कि बार बार उसको कॉल करना, रिकर्सिव मैनर में कॉल करना, दोबारा दोबारा कॉल करना, राइट। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट्स रिकर्जन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकर्जन को सपोर्ट करती है, दैट इज अ फंक्शन टू बी कॉल इटसेल्फ, वो खुद को ही कॉल कर सकता है। But while using recursion, programmers need to be careful to define an exit condition from the function, otherwise it will go into infinite. पर रिकर्सन को यूज करते हैं क्योंकि वो उसको अपने आप को कॉल करती रही है, तो वो उसको इन्फिनाइट लूप बना देगी, वो अपने आप को कॉल करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, वो कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए आपको एक ऐसी कंडीशन पुट करनी होगी जिससे वो एग्जिट हो जाए लूप, अपना काम करने के बाद वो एग्जिट हो जाए, ऐसी आपको कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेट करनी होगी रिकर्जन वाले प्रोसेस में, नहीं तो वो एक इनफिनाइट लूप क्रिएट कर देगी। रिकर्सिव फंक्शंस आर वेरी यूजफुल टू सॉल्व मेनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सच एज कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर पता है ना आपको, कि अगर 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये एक जैसा ही चल रहा है, राइट। बस में एक ही डिफरेंस है कि वो मल्टीप्लाई उससे छोटे नंबर से कर रहा है, बट वो चल एक जैसा ही रहा है, राइट। तो बस ये इसका लास्ट टॉपिक था चैप्टर का भी, सब्जेक्ट का भी। बस अब आपका प्रैक्टिकल वाला सेशन रहता है, थ्योरी का सेशन खत्म हो गया है। थ्योरी से आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा, राइट। काफी कुछ ही समझ आया होगा, सब कुछ नहीं समझ आया होगा, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जो है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल के बाद ही समझ आता है। अभी हम प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगे, फिर उसके बाद इस सबको दोबारा से वन शॉट्स होंगी, तब हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे। और क्या था, हाँ बस यही, फिर एग्जाम्स जब होंगे तो एक बार और इसका रिवीजन कर लेंगे हम, राइट। बाकी ये तो आपका बस फिनिश ही समझो क्योंकि अब प्रैक्टिकल ही है बस। सो हियर द एंड ऑफ द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, बस पढ़ते रहना, कोडिंग करते रहना,
बाकी अब जल्दी से ही मैं प्रैक्टिकल्स की भी क्लास आऊंगी. ओके, until then code yourself. Please like, share and subscribe.